इंडिया पोजीशन है गोल्डमैन सैक्स की प्रेडिक्शन के मुताबिक 2075 में सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की स्किल स्ट्रेटजी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, डिजिटल इंडिया की पॉलिसी उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। स्मार्ट सिटीज़ की 100 स्मार्ट सिटीज़ उन्होंने डेवलप करनी है। पॉपुलेशन ऑफ 1.43 बिलियन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 600 बिलियन से ऊपर। इंडिया को फूड इनसिक्योरिटी और फूड इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। सेकेंड जो प्लान जो 1956 में लॉन्च हुआ, इनोवेशन है वो ड्राइव कर रही है उनकी इकोनॉमी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जो लास्ट वीडियो थी चंद्रयान 3, उस पे हमें पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर और स्पेशली इंडिया से बड़ा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आया। लेकिन मैं आज आपको बताता चलूँ कि अब जो वीडियो हम आपके सामने ला रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये है इंडियन इकॉनमी के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों की इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम एक ही टाइम में हुई, एक दिन का फर्क है, और दोनों की एज में अब 75 प्लस का डिजिट आ चुका हुआ है। दिस इज द 76th ईयर व्हेन वी आर ब्रिंगिंग दिस वीडियो अप फॉर यू। लेकिन हमने जो राउंड अप आपको देना है इंडियन इकोनॉमी की अचीवमेंट्स का और उनके जो गैप्स और फेलियर्स रह गए उनका, वो 75 ईयर्स के पर्सपेक्टिव में हम आपको देंगे। और इसके लिए मैंने वन एंड ओनली डॉक्टर अतहर मंसूर को फिर दावत दी है अपने शो में। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू विकास। मैं एक बात बताता चलूँ, इकॉनमी का नाम सुनते ही हमें ये लगता है कि बड़ी बोरिंग सी वीडियो होगी। दैट्स माई गारंटी, दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बोर यू। ये इकॉनमी के बारे में जरूर है, लेकिन ये आपको बोर नहीं करेगी। और इसके लिए आप वीडियो देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये बोर करेगी या नहीं करेगी। और फिर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि दुनिया में तरक्की के जितने भी पैमाने हैं, जितने भी डेवलपमेंट गेज या स्केल्स अभी तक डेवलप हो चुके हैं, उन सब में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखा जाता है। किसी भी नेशन स्टेट की जो सक्सेस है, उस सक्सेस में भी उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा जाता है। इंडिया पहले भी एक बहुत बड़ी इकॉनमी रहा है, आज भी है, ड्यू टू इट्स साइज, ड्यू टू इट्स पॉपुलेशन। फॉर इंस्टेंस, ये जो एक कैम्ब्रिज बेस्ड हिस्टोरियन है एंगस मैडिसन, उनकी रिसर्च के मुताबिक इंडिया का जो शेयर वर्ल्ड इनकम में था 1700 में, वो 22% था। और जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुई लाइक 1950-51, तो उस वक्त ये शेयर श्रिंक होके 3.8% पे आ गया। तो दैट मीन्स ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो कि ब्रिटिशर्स क्लेम करते हैं कि इन्होंने इंडिया को डेवलपमेंट के पाथ पे डाला, मॉडर्न डेवलपमेंट के, वो तो फिर बात सही साबित नहीं होती है। और डॉक्टर शशि थरूर की स्पीचेस भी आपने ऑक्सफोर्ड में और एल्सवेयर सुनी होंगी, वो यही बात कहते हैं कि इंडिया का जो शेयर है वो श्रिंक हुआ ड्यू टू कॉलोनियलिज्म। लेकिन इंडिया ने अपनी बिगनिंग 1947 से कैसे की, मुख्तलिफ लीडर्स ने उसकी इकॉनमी में कैसे कंट्रीब्यूट किया, और फिर भी कुछ गैप्स कैसे रह गए, तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आप हमें ये बता दें कि नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो फ्रीडम मूवमेंट के लीडर भी थे और वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी अब तक तो हैं इंडिया की, अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें। तो उनका जो टेन्योर था 1947 से 1964 वाला, उसमें इंडियन नेशनल इकोनॉमी के चैलेंज को उन्होंने कैसे लिया एज ए न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट जिसका वर्ल्ड इनकम में शेयर बहुत नीचे गिर गया है। जी विकास, देखिए जो आपने डेटा शेयर किया है हमारे ऑडियंस के साथ, हमारे लिसनर्स और हमारे जो वीडियो वॉचर्स हैं उनके साथ, कि ये शेयर 22.6 से गिर कर तकरीबन 3.8% पे आया ग्लोबल इनकम में। इसकी जो मेजर वजह थी वो 1947 के बाद जब ब्रिटिश ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, 1947 से पहले जब ब्रिटिश ने ये डिसाइड कर लिया कि हम इंडिया को पार्टीशन कर देंगे, तो एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक स्कीम लॉन्च की गई, जिससे इंडिया में जो इंडस्ट्रीज लगाई भी गई थी वो भी वापस शिफ्ट हो गई। और जब आप इतने मैसिव पैमाने पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो डेफिनेटली उससे इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, इनकम लेवल्स पे, एम्प्लॉयमेंट पे, जॉब्स पे, सारी चीज़ों में। तो जब नेहरू ने चार्ज लिया
when he came onto the helm of affairs as the prime minister, first prime minister of India. और क्योंकि जैसे आपने ये भी व्यूअर्स के लिए मेंशन कर दिया है कि वो लॉन्गेस्ट सर्विंग टिल डेट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनका ऑलमोस्ट 17 ईयर्स का 1947 से 64 तक का जो पीरियड है, इसमें ही उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए प्लान्स लॉन्च किए. प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट का क्रेडिट नेहरू को जाता है. उन्होंने 1950 में इंडिया का प्लानिंग कमीशन बनाया, और इसके अलावा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 में लॉन्च किया. सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 में लॉन्च किया. इंडिया का जो बिगेस्ट चैलेंज था उस वक्त वो था सोशल डिस्पैरिटीज़ को ओवरकम करना और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को और पॉवर्टी, बिकॉज इट वाज एन इम्पॉवरिश्ड कंट्री एट दैट पॉइंट इन टाइम. और उसका मैंने आपको मेजर कॉज बताया, ब्रिटिश डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. वो जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसने मैसेज को पॉवर्टी की लकीर से नीचे धकेल दिया, और सोशल इनइक्वालिटीज़ और डिस्पैरिटीज़ भी बढ़ना शुरू हो गई. जॉब्स नहीं थी. जब इंडस्ट्री चली जाएगी तो आपको पता है मेजर जॉब, एग्री में ज़रूर लोग एम्प्लॉयड थे, लेकिन एग्री उतनी क्रिएशन जॉब की नहीं कर पाता जितनी अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ या इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ होती है. तो नेहरू ने एक डिसीजन लिया, वो यूएसएसआर और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से इंस्पायर्ड था. और चूंकि आपको पता है 1930s की जो ग्रेट डिप्रेशन थी उसने भी काफ़ी नेगेटिवली एक मार्केट फेलियर्स के कॉन्सेप्ट को दुनिया में लोगों को अवेयर करवाया कि कैसे मार्केट फेलियर्स जो हैं वो हो सकते हैं, और अगर आप सिर्फ इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देंगे मार्केट्स को तो मार्केट्स के अंदर फेलियर्स होंगे और गवर्नमेंट इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड है. तो जो यूएसएसआर और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का जो एक्सपीरियंस था उसके तहत बेसिकली नेहरू ने इंस्पायर होकर एक प्लान इकोनॉमी का सिस्टम जिसमें हाइब्रिड मॉडल उन्होंने थोड़ा सा रखा. सो विच मीन्स प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे, और तो पब्लिक सेक्टर का हाथ उन्होंने थोड़ा ज़्यादा पावरफुल रखा क्योंकि वो चाहते थे कि जो पॉवर्टी है उसको जल्दी ओवरकम किया. इसको हम प्रोटेक्शनिज्म कह सकते हैं. प्रोटेक्शनिज्म काइंड ऑफ पॉलिसी. नेहरू की जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन 1950 में बना, 51 की जो पॉलिसी 5 ईयर प्लान था उसके ऊपर नेहरू ने फोकस किया इरिगेशन और एग्रीकल्चर, बिकॉज आपने पहले फूड सिक्योरिटी करनी है ना. सो इट वाज अ बिग पॉपुलेशन एट दैट पॉइंट इन टाइम आल्सो. सो उसकी जो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जब तक फूड सिक्योरिटी नहीं होगी, फार्म क्रॉप्स जो हैं वो इतने रीजनेबल अंदाज में, इतने रीजनेबल अमाउंट में अवेलेबल नहीं होंगे, तो लोगों के लिए वो जो प्रॉब्लम है बेसिक नीड की और फूड कंजम्पशन की, वो अगर ओवरकम नहीं की जाएगी, फूड सिक्योरिटी को नहीं इंश्योर किया जाएगा तो उससे इश्यूज होंगे. तो नेहरू ने जो फर्स्ट चीज़ की वो की अपनी एग्री और इरिगेशन की. सेकंड जो उनकी जो थी प्लान, जो सेकंड 5 ईयर था, उसमें वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गए. और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाने का मकसद यही था कि पहले अपने आप को स्टेबल किया जाए फूड के अंदर और फिर इंडस्ट्री की तरफ मूव किया जाए, ताकि उससे जो इंडिया की जो ग्रोथ है उसको सस्टेनेबल अंदाज में देखा जा सके. तो इसमें सर आप उनकी अचीवमेंट क्या देखते हैं और स्टिल जो फेलियर है या वो क्या देखते हैं, अगर नेहरू ही के मैं टेन्योर को आपसे पूछूं? देखिए, नेहरू का जो मॉडल था वो हैरड डोमर मॉडल है इकोनॉमिक्स में. जो हम इकोनॉमिस्ट जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो हैरड डोमर मॉडल में सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जाता है. बिकॉज इन्वेस्टमेंट कैसे होती है किसी इकोनॉमी में? इन्वेस्टमेंट सेविंग्स की. अगर आप कंज्यूम कर लेंगे सारा कुछ तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं बचेगा. तो जो आपकी इनकम का एक कंपोनेंट होता है उसको अगर आप सेव करेंगे तो तभी इन्वेस्ट करेंगे. नेहरू ने ये मॉडल जो था इसको थोड़ा सा करने की कोशिश की, इसको थोड़ा आप समझे इनकरेज किया इस मॉडल को. लेकिन एक प्रॉब्लम हुई, उनकी जो सेकंड मॉडल था, जो सेकंड प्लान था इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला, उसमें ये हुआ कि देखिए आपने अपनी रिसोर्सेज को रीएलोकेट किया फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर. जब आप फोकस शिफ्ट करते हैं फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ तो रिसोर्सेज मोबिलाइज हुई, रिसोर्सेज रीएलोकेट हुई, और वो रिसोर्सेज जब रीएलोकेट हुई इंडस्ट्री की तरफ तो उससे प्रॉब्लम ये हुई कि फूड इनसिक्योरिटी शुरू हो गई. बिकॉज इतनी रिसोर्सेज एबंडेंट तो थी नहीं, इतनी इनफ भी नहीं थी कि उनको दोनों जगहों पे ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जा सके. तो इंडिया को फूड इनसिक्योरिटी और फूड इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा. सेकंड जो प्लान जो 1956 में लॉन्च हुआ, ऑल्दो इंडिया ने एक अच्छी चीज़ भी इस पीरियड में इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से की. उसमें जो है वो एक भिलाई स्टील मिल थी जो छत्तीसगढ़ में लगाई गई 1957 में.
यूएसएसआर की कोलैबोरेशन से। इसके अलावा रूर हिला में एक स्टील मिल लगी वेस्ट जर्मनी की कोलैबोरेशन से 1959 में। इनफैक्ट 1957 वाली जैसे मैंने आपको बताया वो यूएसएसआर ने लगवाई, और जो 1959 वाली है वो वेस्ट जर्मनी लगाई। ब्रिटेन, जिसकी आपने अभी कॉलोनियल लेगेसी की बात की और कैसे ब्रिटेन ने इंडिया को अच्छे हालात में नहीं छोड़ा, ब्रिटेन ने भी अपनी कंट्रीब्यूशन की स्टील मिल की तरफ, और वो दुर्गापुर में 1959 में उन्होंने भी स्टील मिल लगाई। सो बेसिकली इंडिया ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक पाथ चूज किया जो कि ट्रेड ऑफ में शायद उसको उस वक्त टेम्परेरी फेज के लिए हर्ट किया, बट लॉन्ग रन में एक फाउंडेशन क्रिएट की गई नेहरू के पीरियड में, जिसने इंडिया को एक जो हम जब लिंक करेंगे इसको मॉडर्न इंडिया के साथ, तो उसके सीड्स जो हैं आई वुड से कि तब बोए गए जो नेहरू का पीरियड। अच्छा सर, ये बताएं, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अगर मैं उसको सम अप करूँ तो यही है कि इंडस्ट्रियल फेज जो था सेकंड 5 इयर्स प्लान में, उसमें उन्होंने ईस्ट और वेस्ट के जो जाइंट्स थे, जर्मनी, ब्रिटेन एंड यूएसएसआर, उनको इंगेज कर लिया। तो ये उनके इंडस्ट्रियल प्लान की बहरहाल एक सक्सेस थी। और इसी तरीके से जो फूड वाला उनका वेंचर था, अगर वो उसको एक्सटेंड कर देते तो ज़्यादा कामयाब रहते, लेकिन उन्होंने समझा कि 5 इयर्स में हमने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं तो इट विल वर्क बाय ओन, तो इसलिए उनका ज़रा नुकसान हुआ। खैर, लाल बहादुर शास्त्री साहब आते हैं फिर इनके बाद, नेहरू साहब के बाद, और फिर उसके बाद बाकी इंदिरा गांधी की भी गवर्नमेंट्स हैं। तो इधर आप किस तरह से इंडियन इकोनॉमी की सक्सेस को देखेंगे, उसमें इंडियन सिविल जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी इनपुट और इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखेंगे? देखिए, जो नेहरू की पॉलिसी थी उनका एक नेगेटिव फॉलो ये था कि प्राइवेट सेक्टर थोड़ा निग्लेक्ट होता था, है ना। पता है हाइब्रिड सिस्टम में गए ना, और वो यूएसएसआर और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से इंस्पायर्ड पॉलिसीज थी या इकोनॉमिक प्लानिंग थी। उसकी वजह से एक और बिग प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जब आप प्लान इकोनॉमी कर रहे होते हैं तो ब्यूरोक्रेट स्ट्रांग हो जाते हैं, सिविल सर्विस और जो गवर्नमेंट की मशीनरी होती है, और ब्यूरोक्रेट्स नोटोरियस होते हैं डिलेज के लिए। तो वो जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज प्लस इनोवेशन की एवर्जन, इनोवेशन की इकोनॉमीज ग्रो होती है इनोवेशन से। मैंने ईस्ट एशिया में जो लास्ट 6 ईयर्स में काम किया है, सिंगापुर रहा मैं, हांगकॉन्ग रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा, वहाँ पे जो इनोवेशन है वो ड्राइव कर रही है उनकी इकोनॉमी को। मॉडर्न जो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज होती हैं वो आपकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है उनको इकोनॉमी को प्रोपेल करने में। लेकिन नेहरू के पीरियड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर निगलेक्ट भी हो रहा था, क्योंकि वो गवर्नमेंट लेड, गवर्नमेंट जैसे स्टील मिल्स हैं वो गवर्नमेंट ओन थी, और उससे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम फ्लरिश किया, डिलेज हुए, इनोवेशन स्टेफल हुई, सफोकेट हुई, और ओवरऑल इंडिया को वो जो इनोवेशन और कंपेटिटिवनेस थी वो नहीं चाहिए। शास्त्री के आने के बाद ये हुआ कि शास्त्री ने अंडरस्टैंड ये किया कि फूड इनसिक्योरिटी फिर हो रही है। शास्त्री ने ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ स्टेप्स लेने शुरू किए, तो आप एक सीसॉ खेलना शुरू हो गए। वो सीसॉ क्या था? पहले एग्री और इरिगेशन, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और फिर दोबारा एग्री की तरफ। शास्त्री ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मैकेनिज्म है फार्मर्स को सिक्योरिटी देने के लिए, वो भी इंट्रोड्यूस कराया, और शास्त्री ने फूड सिक्योरिटी पे फोकस किया। शास्त्री का पीरियड है बड़ा थोड़ा, अराउंड 19 months, 1.5 साल का पीरियड है, तो ही कुड नॉट कंट्रीब्यूट टू मच, बट ही डिड नॉट अनडू द रिफॉर्म्स और अनडू द मोमेंटम, बट हिज फोकस वाज ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन। जब इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी का आपको पता है बड़ा लंबा पीरियड है उनका भी। फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट टेन्योर है 1966 से 1977, 11 years का, और सेकेंड है 1980 से 1984 तक। इंदिरा गांधी की सोशलिस्ट टेंडेंसीज बड़ी क्लियर कट। इंदिरा गांधी ने 1969 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरा ख्याल 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया। 1980 में 6 बैंक्स को फिर नेशनलाइज किया। तो वो जो फाइनेंशियल कंट्रोल था, फिर उन्होंने रुपये की डिवैल्यूएशन की, इमरजेंसी लगाई। उनके पीरियड में इन्फ्लेशन वर्सन होने की वजूहत ये थी कि पाकिस्तान की एक वॉर हुई इंडिया के साथ 1971, 1973 का ऑयल क्राइसिस हुआ, तो इंडिया को इकोनॉमिकली इन्फ्लेशन का जो था ना वो भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा उनके पीरियड में। इमरजेंसी की वजह से वो थोड़ी अनपॉपुलर भी हुई उस पीरियड में, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जंग जीतने से, और वो जो इंडियन हिस्टोरियन जिसको लिखते हैं, बांग्लादेश की फ्रीडम मूवमेंट में रोल प्ले करने से वो पॉपुलर भी रही, और लोगों ने उनको फॉलो भी किया, और उनके साथ मोमेंटम डेवलप हो गया वॉर का। Yes. और वो जो इकोनॉमिक फेलियर्स थे वो अंडर द कार्पेट चले गए। जी। इंदिरा गांधी ने एक और चीज भी की थी पॉलिटिकली, वो थी गरीबी हटाओ, एक प्लान था।
एक गरीबी हटाओ स्कीम स्लोगन था जिसके तहत वो ये चाहती थी कि वो एक, क्योंकि आपने बताया जैसे पॉपुलिस्ट टेंडेंसीज और वो थी उनमें, और शी वाज डॉटर ऑफ नेहरू आल्सो, तो उन्होंने उसके तहत भी किया। और एक चीज़ उनके पीरियड में और भी अच्छी हुई कि जब ये क्राइसिस हुआ और जो मिडल ईस्ट 1973 अरब-इजराइल वॉर, जी अरब इजराइल वॉर का जो ऑयल क्राइसिस हुआ, प्रेशर पड़ा इंडिया के ऊपर और इंडिया ने ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन की। तो 1974 में इंडिया में ऑयल और गैस की जो फील्ड्स थी वो भी डिस्कवर की गई। और इंदिरा गांधी के पीरियड में 6th 5-year प्लान भी चला 1980 से 85। 1980 में लॉन्च हुआ, 85 तक गया। उसमें प्राइस कंट्रोल, फिस्कल रिफॉर्म्स हुए, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज की गई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई जिससे इकोनॉमी को प्रोपेल किया जाए ग्रोथ की तरफ। अच्छा सर, इसमें मैं एक बात पूछना चाहूँगा, नेशनलाइजेशन का दौर तो पाकिस्तान में भी आया, इंडिया में आपने जिक्र किया कि इंदिरा गांधी के दौर में जब इमरजेंसी लगी तो उन्होंने नेशनलाइज किया बैंक्स को और दूसरे इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस को। तो नेशनलाइज करने के पीछे कोई लॉजिक आपको क्या समझ आती है, प्लस इनके दौर की सक्सेस क्या थी, अचीवमेंट क्या थी इकोनॉमी? देखिए इंदिरा गांधी के दौर में, देखिए नेशनलाइजेशन का पहले मैं आपका पहले क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि नेशनल, क्योंकि नेहरू शुरू से इंस्पायर्ड थे सोशलिस्ट टेंडेंसीज, प्लान इकोनॉमी, और इंदिरा गांधी अपने फादर से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन तो लीडरशिप में लेती रही होंगी। और इंडिया यूएसएसआर के हाथ में था बिल्कुल, और चाहे नॉन अलाइनमेंट थी लेकिन एक टिल्ट टुवर्ड्स सोशलिस्ट टेंडेंसीज, सोशल, और जैसे मैंने बताया कि स्टील मिल भी जो थी वो भी यूएसएसआर ने लगाई। तो इसकी जो फिलॉसफी काम कर रही होती है ना ये सोशलिस्ट टेंडेंसी की, वो ये है कि जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्टेट के पास रहेंगे, इसमें लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है, तो ज्यादा अच्छे तरीके से जो सोशल इवल्स हैं या सोशल इश्यूज हैं, पॉवर्टी के, इनकम डिस्पैरिटीज के, अनएम्प्लॉयमेंट को, उनको ओवरकम किया जा सकेगा। ये एक फिलोसॉफिकल थ्योरेटिकल अप्रोच माइंड में चल रही होती है। तो ये थी, लेकिन इनके इंदिरा गांधी पीरियड की कुछ अच्छी चीज़ें भी डेवलप। फॉर एग्जांपल 1982 में नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फिर मारुति कार ने, जो सुजुकी की जापान की सुजुकी का जो ब्रांड है जापानीज, उसके साथ मिलकर गुड़गांव में 1983 में कार का मारुति कार की लगा वहाँ पे। फिर इसके अलावा इंदिरा गांधी की सक्सेशन में राजीव गांधी ने उसको पुश किया और आईटी की और टेलीकॉम की रेवोल्यूशन लेके आए वो। तो इंदिरा गांधी के पीरियड में उसके बारे में बातें शुरू हो गई और फिर राजीव गांधी ने उसको एक्सिक्यूट किया अपने पीरियड के अंदर। तो इसके कुछ हाई पॉइंट्स भी हैं इंदिरा गांधी पीरियड के, जो कि जिसने लिया वो मॉडर्न पाथ की तरफ थोड़ा सा जो है, जिसकी फाउंडेशंस को और ज़्यादा बेहतर तरीके से रेस करने की कोशिश की। यानी इंडियन इकोनॉमी का जो एक लिंक डेवलप हुआ विद इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, वो इंदिरा गांधी के दौर और फिर राजीव गांधी के दौर से। यस राइट। सर 90s के डेकेड को अगर हम देखें तो 90s के डेकेड में इंडिया में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अच्छी खासी रही, गवर्नमेंट ने अपने डिविजन्स पूरे नहीं किए, बट एट द सेम टाइम एक चीज़ है कि राशन कार्ड वाली जो इनकी इकोनॉमी थी वो भी ग्रेजुअली इस दौर में आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हुई, क्योंकि मनमोहन सिंह साहब जो थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको पहले वो आई थिंक प्लानिंग कमीशन में आए और फिर बाद में फाइनेंस मिनिस्टर एंड देन सो ऑन, उनका एक टेन्योर है। तो अब आप इस फेज को कैसे देखते हैं कि इंडिया ने अपने इकोनॉमिक मॉडल को री इन्विगोरेट कैसे किया? देखिए 1991 में इंडिया में नरसिम्हा राव आए और मनमोहन सिंह को इकोनॉमिक्स की साइड सौंपी गई, और उस वक्त इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, फिस्कल डेफिसिट, डबल डिजिट इन्फ्लेशन, और इसके अलावा ओवरऑल जो था ना एक इकोनॉमिक डोलड्रम से, हैवी डोलड्रम से गुजर रहा था। हुआ ये कि उस वक्त पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर और टैक्स के रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड थे, और मनमोहन सिंह क्योंकि एक फाइनेंस के स्पेशलिस्ट है, इकोनॉमिक्स को समझने वाले एक स्टेट्समैन और एक उनके लीडर थे, तो उन्होंने इस पे काम किया नरसिम्हा राव के साथ। और इसके लिए उन्होंने फिर उस वक्त पॉलिटिकली भी आपको पता है वो 90s की डेकेड आपने मेंशन की है कि बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बार बार प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए। मुझे लगता है आई एम नॉट रॉन्ग कोई 7-8 प्राइम मिनिस्टर, कोई छोटे से देवेगौड़ा, इंदिरा कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत बार चेंज हुए, लेकिन इवेंचुअली 1998 में वाजपेयी इंस्टॉल हुए
और वाजपेयी ने जो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल अरीना में स्टेप लिया वो G20 की अंदर मेंबरशिप थी। 1999 में आपको पता है G20 हुई और इंडिया उसका पार्ट बना, और इंडिया की एक ग्लोबल अप्रोच कि इंडिया में एक हाइब्रिड सिस्टम से निकल के एक कैपिटलिस्टिक सिस्टम की तरफ जाने की वो जो है, क्योंकि सोशलिस्ट टेंडेंसीज तो बड़ी क्लियर थी ना पहले, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इनोवेशन की तरफ एक ट्रांजिशन हो रही थी, और वो शायद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के डिस्गाइज में इंडिया को एक मौका मिल गया, क्योंकि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन डिरेल नहीं हुए। इंडिया की बेशक डेमोक्रेसी टूटी फूटी थी, लेकिन वो चलती रही, वो उतरी नहीं पटरी से। उनकी कंसिस्टेंसी ने जो मोमेंटम डेवलप किया वो फिर चलता रहा और फिर वो ट्रांसफर होता रहा लीडर्स के अंदर। तो फिर और उसके बाद मनमोहन सिंह जब आए 2004 में, तो वो पहले एक्सपीरियंस उनका था गवर्नेंस में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, इकोनॉमिक प्लानिंग में। उन्होंने SCC एक्ट पास करवाया, उन्होंने इसके अलावा इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के रिफॉर्म्स किए, उन्होंने इंडिया को एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक ओवरऑल एक स्कीम दी, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए उन्होंने काम शुरू किया, और ओवरऑल उन्होंने एक ऐसी इंडिया के लिए एक इकोनॉमिक, उनकी भी क्रिटिसिज्म तो है उनके ऊपर भी, लेकिन ओवरऑल जो मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया की है उसका उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने ये जब SCC एक्ट और ये जो मैंने आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में इंडियन रेलवे को थ्रू लालू प्रसाद और एक ब्यूरोक्रेट रिवाइव किया। वो लालू मेथड हार्वर्ड में पढ़ाया भी जाता है बिजनेस स्कूल में, वो उसके बारे में बड़े मशहूर Singular बहुत street सारे को revive कर कि कैसे इतने बड़े 15 लाख की इंडियन रेलवेज जो थी उसको एक रिवाइटलाइज करना वो साथ काम नहीं था थ्रू लालू प्रसाद एज रेलवे मिनिस्टर। तो ये उन्होंने किया। तो टिल नरेंद्र मोदी व्हेन ही केम इनटू पावर इन 2014, आई थिंक अगेन की ग्राउंड अच्छी मिल रही उनको, कि जिसके ऊपर उनको मौका मिला कि वो बेहतर तरीके से इंडिया को आगे लेके जाए। अच्छा सर, मोदी साहब के दौर की तरफ जो अभी भी चल रहा है 2014 से लेके 2024 में एंड होगा, उस पे जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वाजपेयी साहब के दौर में एक कैंपेन आई थी इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया का थोड़ा सा बताएं, और जैसे हमने शुरू में बात की कि प्लान्ड इकोनॉमी में ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है, बट इनक्रेडिबल इंडिया भी तो एक ब्यूरोक्रेट ही नीड कर रहा था, तो प्लीज शेड सम लाइट। इनक्रेडिबल इंडिया वाजपेयी साहब को क्रेडिट दिया जाता है 2004 में, और उससे पहले उसमें एक बहुत बड़ा रोल अगर कहा जाए तो ब्यूरोक्रेटिक साइड से अमिताभ कांत का। तो इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन जो थी इंडिया की टूरिज्म को पॉपुलराइज करने के लिए, और टूरिज्म को इसलिए कि इंडिया, हम भी पाकिस्तान में भी क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बट अनफॉर्चुनेटली हम उनको अट्रैक्टिव नहीं बना सके। हमारे पास एलाइड इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर सके, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन इंडिया ये साथ साथ डेवलप कर रहा था, स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट यस स्टेडीली इंडिया वाज डेवलपिंग। तो अमिताभ कांत ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया, और इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 भी की बात हो रही है। अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO भी रहे हैं, और जो नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन को मोदी साहब ने रिप्लेस करवाया, नीति आयोग से एक थिंक टैंक बनाया जिसने इंडिया की स्ट्रैटेजीज बनानी थी और इंडिया को आगे लेके जाना था। तो ये इनक्रेडिबल इंडिया आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, ये इंडिया को एक टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री, टूरिस्ट अट्रैक्शंस को दुनिया को दिखाने के लिए एक बहुत अच्छी ब्रांडिंग की और बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग थी। थाईलैंड ने भी चलाई अमेजिंग, मलेशिया ट्रूली एशिया चलाई कैंपेन, थाईलैंड ने अमेजिंग थाईलैंड चलाई, तो इंडिया ने भी इनक्रेडिबल इंडिया चलाई। आई थिंक बहुत सारे मुल्क जो टूरिज्म से अट्रैक्ट करना चाहते हैं लोगों को, उनको इस तरह की क्लिक कर गए। लेट्स कम टू द फाइनल टेन्योर प्राइम मिनिस्टर मोदी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के टेन्योर की जब हम बात करते हैं, जहाँ एक तरफ मेक इन इंडिया कैंपेन का बहुत जिक्र है, यहाँ प्रोपेगेंस उसे प्रोपेगेट ज़्यादा किया गया, बट जो डीमोनेटाइजेशन का एक चैप्टर है, मेरे ख्याल से उस पे अगर आप हमारे व्यूअर्स को गाइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहे। देखिए, मोदी साहब ने जो डीमोनेटाइजेशन की थी वो की थी 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट्स की। 86% ऑफ जो सर्कुलेशन था मनी वो 500 और 1000 रुपए का था, बड़े नोट्स थे। उसको जब मोदी साहब ने डीमोनेटाइजेशन मोदी ने, तो बेसिकली उसके पीछे कोई 4-5 फैक्टर्स थे, कॉजेज थे। एक तो वो चाहते थे कि कैश लाइट इकोनॉमी क्रिएट की जाए। कैश लाइट मतलब कैश कम कैरी हो, लोग प्लास्टिक या डिजिटल मनी के थ्रू पेमेंट्स करें। दूसरा, जो टेररिस्ट हैं वो बड़ी टेररिस्ट फंडिंग को रोका जाए, क्योंकि वो बड़े नोट यूज टेरर फाइनेंसिंग। ये दो मेजर, ये इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है, लेकिन कैश लाइट, टेरर फाइनेंसिंग को देखना। इसके अलावा काउंटरफीट मनी, काउंटरफीट जो जाली नोट बनते हैं
उसको रोकना। तो इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर मैं बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम ये बताऊँ तो मोदी साहब का ये डिसीजन था। लेकिन इससे क्या हुआ, फार्म इनकम्स डायरेक्टली, क्योंकि 86% सर्कुलेशन में था, जॉब्स लूज हुई लोगों की, फार्म इनकम्स गिरी लोगों की, और ये एकदम एक शॉक लगा इकोनॉमी को कि इतनी बड़ी डीमोनेटाइजेशन की गई है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या था लोगों को तो समझ नहीं आ सकी। होमवर्क तो किया हुआ था गवर्नमेंट ने, लेकिन शायद सोशल एक्सेप्टेबिलिटी उसकी नहीं, तो उससे क्रिटिसिज्म जनरेट हुआ इकोनॉमी के अंदर। फाइनल कमेंट सर, आज आफ्टर 76 ईयर्स आपको अगर आप पिन पॉइंट कर सकें 1 2 3 इंडियन इकोनॉमी में कौन से गैप्स नजर आते हैं, और इंडियन इकोनॉमी की कोई अगर टॉप 5 अचीवमेंट्स आप हाई सिर्फ मेंशन कर सकें, उनके नेम मेंशन कर सकें, तो वो बता दें। देखिए, इंडिया की इस वक्त इकोनॉमी जो है एक रोबस्ट पावरफुल इकोनॉमी बन रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है पॉपुलेशन ऑफ 1.43 बिलियन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 600 बिलियन से ऊपर डॉलर्स। इंडिया की स्किल स्ट्रेटजी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसको मोदी साहब ने 2015 में अपना एक नेशनल स्किल्स की जो उनकी प्लान था, पॉलिसी था, उसके थ्रू स्ट्रेंथन किया है। डिजिटल इंडिया की कैंपेन, डिजिटल इंडिया की पॉलिसी उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। स्मार्ट सिटीज़ की 100 स्मार्ट सिटीज़ उन्होंने डेवलप करनी है। स्मार्ट सिटीज़ जो सस्टेनेबल होंगी, एनवायरमेंटली डिजिटली कनेक्टेड होंगी, वहाँ पे डिजिटलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। ये स्मार्ट सिटी का मिशन, ये बहुत बड़ा उनका है। फिर चंद्रयान 3 जैसी स्पेस के अंदर जाना, जो हम पिछली वीडियो की है, स्पेस इकोनॉमी में, और अभी मेरा ख्याल है 10-12 दिन रह गए उसके लैंडिंग के अंदर, 24 अगस्त। हाँ, और उसके अंदर वो आप देख रहे हैं कि मून से पिक्चर्स आना शुरू हो गई। तो ये हाईलाइट्स हैं, लेकिन इंडिया को बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड आर लिविंग इन इंडिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया 131 है। फीमेल एम्पावरमेंट में इंडिया 139 आउट ऑफ 144 है। और इस तरह के और बहुत सारे, हेल्थ में, सैनिटेशन में इंडिया को काफ़ी चैलेंजेस है। इंडिया को जो अब चैलेंजेस और जो इंडिया को आगे देखना चाहिए, क्योंकि इंडिया पोजीशन है गोल्डमैन सैक्स की प्रेडिक्शन के मुताबिक 2075 में सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया को अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए। आपको लगता है हो जाएगा ऐसा? जो उनकी ट्रेजेक्ट्री है उसके मुताबिक तो आए हो जाएगा। चाइना ने भी एवरेशन ऑफ हिस्ट्री करेक्ट की है by coming and bouncing and rebounding and revitalizing itself। इंडिया भी रिबाउंड कर रहा है, और मुझे लगता है इंडिया जिस पाथ पे है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस उनकी जो हैं वो रूट्स पकड़ चुकी है, सोशल इंस्टीट्यूशंस भी इवॉल्व हो रही हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी इवॉल्व हो रही हैं, और लोग भी इंटेलेक्चुअली नॉलेज वाइज इवॉल्व हो रहे हैं, अवेयर भी हो रहे हैं, और डिजिटली कनेक्ट भी हो रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो गया, बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बड़ी मैसिव स्पीड पे है। IITs बन चुके हैं, बने में बड़ी देर से, और बड़े फ़ाल हैं उधर, बड़ा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं इनोवेशन के ऊपर। इनोवेशन के क्लस्टर्स डेवलप हो रहे हैं, कंपेटिटिवनेस एनहांस करेंगे। लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो फीमेल एम्पावरमेंट का, स्किल्स का, पॉवर्टी का, पोल्यूशन का, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का, सोशल इनइक्वालिटीज़ को कम करने का। बिलियनर्स बहुत इंडिया में पैदा होते हैं, लेकिन सोशल इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ रही हैं। तो इंडिया आई थिंक इज पोजिशन द वे इट इज़ गोइंग, अगर उनकी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कोई ऐसी डिस्ट्रप्शन ना आए जैसे पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही है, या पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस तरह नहीं देखी है, तो इंडिया बाय 2075 आई थिंक इट इज़ पोजिशन टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो व्यूअर्स, दिस वाज आवर वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी, लेकिन मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए, कि हम पाकिस्तान में इस तरह से ग्रोथ हमारी हुई है कि हम हर चीज़ में अपना मुआवजा इंडिया से कर रहे होते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि इंडियंस और पाकिस्तानीज जब इक्वली इंटेलिजेंट हैं, इक्वली शार्प हैं, इक्वली क्लेवर हैं, और लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज तो उनके यहाँ हमसे भी बहुत ज़्यादा है, बाकी मामलात भी बहुत ज़्यादा हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, स्टिल दे आर प्रोग्रेसिंग एटलीस्ट इकोनॉमिकली अहेड ऑफ अस। हमसे वो आगे हैं मुआशी तौर पे, और काफ़ी आगे जा चुके हैं, और हम अभी तक नहीं जा सके। तो हमें ये सोचना चाहिए। अपना ख्याल रखें और कमेंट्स में हमें फीडबैक दें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।